हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, पैटर्न ऑफ द रिबेलियन एंड हाउ द म्यूटिनीज बिगेन, यानी कि ये जो विद्रोह है ये स्टार्ट कैसे हुआ इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। द सिपोए बिगेन देयर एक्शन विद अ सिग्नल फायरिंग ऑफ द गन और द साउंडिंग ऑफ द बगल, मतलब सिपाहियों ने कैसे इस मूवमेंट को स्टार्ट किया, इन्होंने एक सिग्नल बना लिया कि क्या किया, इवनिंग में इन्होंने अपनी गन से फायर किया आसमान में, जिससे दूसरे सिपाहियों को पता चल गया कि क्या हुआ, रिवोल्ट स्टार्ट हो चुकी है। और इन्होंने बगल बजाया, या फिर हिंदी में होता है बिगुल, मतलब एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा फैल जाती है, ठीक है। तो इसको बजाया गया ताकि लोगों को पता चल जाए कि रिवोल्ट की स्टार्टिंग हो चुकी है। They first seized the bell of arms and plundered the treasury. They then attacked government buildings. अब सेम ही 2 पॉइंट रिपीट हो रहे हैं तो फायदा नहीं है इसको एक्सप्लेन करने का, बट फिर भी बता देते हैं कि क्या है इसमें। ये है कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक किया गया और क्या किया, ट्रेजरी यानी कि खजाने को लूट लिया गया। नेक्स्ट है ऑल पीपल गोट टुगेदर, मतलब जो हिंदू मुस्लिम जितने भी धर्म के लोग वहाँ पर रह रहे थे वो क्या हो गए, एकजुट आगे आए और उन्होंने क्या किया, मिलकर सिपाहियों के साथ क्या किया, विद्रोह में शामिल हो गए। प्रोक्लेमेशन इन हिंदी, उर्दू एंड पर्सियन वर पुट अप इन द सिटीज कॉलिंग अपॉन द पॉपुलेशन, मतलब क्या है कि जो ये दूसरे लोग थे, ये जो अपना वर्ड आया है क्या, प्रोक्लेमेशंस, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या होता है, इसको आपको दिख ही रहा है क्या, इसको आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, मतलब इसको अपने को इतना ही जानना है कि क्या हो गया कि पूरी जो पॉपुलेशन है, मतलब काफ़ी सारे लोगों ने क्या कर दिया, सपोर्ट किया किसको, 1857 रिवोल्ट को। अब क्या है कि मतलब इस रिवोल्ट को लिखना भी स्टार्ट करेंगे, वो भी आपको बताया जाएगा। इंडिविजुअल ब्रिटन्स ट्राई टू सेव देयर ओन लाइव्स एंड द लाइव्स ऑफ देयर फैमिलीज, मतलब क्या है कि जो ये होते हैं ना फैमिली वाले लोग, मतलब ब्रिटिशर अब ऐसे तो नहीं है बिना शादी के हैं, उनके साथ उनकी वाइफ उनके चिल्ड्रंस भी तो होंगे, ठीक है। तो जो ये अलग अलग ब्रिटिश क्या होने लग गए, अब टुकड़ों में बंटने लग गए, मतलब क्या है इन्होंने ब्रिटिश आर्मी का साथ छोड़ दिया, गवर्नमेंट का साथ छोड़ दिया। अब सभी लोगों को क्या हो गया कि हम अपनी जान बचा ले, बाकियों का हम क्या देखेंगे, बाद में देखेंगे। समझ आई ये बात, ठीक है। तो अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन की क्या लाइंस थी, मतलब कि ये जो मूवमेंट है ये अलग अलग लोगों के पास इतनी जल्दी कैसे फैल गई, हम इस चीज को डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट है द रीजन फॉर द similarity of the revolt in different places were planning and coordination। क्या मतलब है इसका कि रीजन क्या है, रीजन सिमिलैरिटी का रिवोल्ट का इन डिफरेंट प्लेसेस वाज प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। अब ये तो आपको भी पता है, अगर मान लीजिए आपके पेपर है तो हम आपको क्या देंगे, टाइम टेबल देंगे, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करेंगे कि आज मुझे मैथ की तैयारी करनी है, कल मुझे हिस्ट्री पढ़नी है। तो मतलब हर जो चीज़ है वो कैसे स्टार्ट होती है, एक प्लानिंग से स्टार्ट होती है, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन भी होता है। तो किसी भी रिवोल्ट को सक्सेसफुल करने के लिए क्या होता है, प्लानिंग होती है एंड कोऑर्डिनेशन होता है। The 7th Awadh irregular cavalry had refused to accept the new cartages। अब क्या है, हमने पहले पढ़ा कि ये रिवोल्ट की स्टार्टिंग कहाँ से हो गई थी, इस रिवोल्ट को स्टार्ट कर दिया गया था कहाँ से, मेरठ से। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि मंगल पांडे जो थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, बैरकपुर कैंटोनमेंट से बिलोंग करते थे, बैरकपुर छावनी से बिलोंग करते थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इस कार्टेजेस को यूज करने से मना कर दिया था, इसलिए रिवोल्ट स्टार्ट हो गई थी। अब जो 7वीं अवध इरेगुलर कैवलरी है, इन्होंने भी क्या कर दिया, मंगल पांडे जैसे क्या किया, इन्होंने भी कारतूस की डिलीवरी लेने से मना कर दिया, कारतूस को यूज करने से मना कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो ये 48th नेटिव इन्फेंट्री है ना, इनको एक लेटर लिख दिया। अब उस लेटर में इन्होंने क्या लिखा कि दैट दे हैव डिसाइडेड फॉर द सिक्योरिंग ऑफ देयर रिलीजन एंड अवेटेड द 48 ऑर्डर्स। अब इस चीज को ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स कि ये जो 7th अवध इरेगुलर कैवलरी है, मतलब ये है कि जो 7वीं अवध इन्फेंट्री है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 48 इन्फेंट्री को एक मैसेज भेज दिया। ये मैसेज में इन्होंने क्या लिखा, इसमें इन्होंने ये लिखा कि हमने तो मना कर दिया डिलीवरी लेने से, अब हमें इंतजार है आपके फैसले का। ये समझ आई बात। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सिपोए ऑन देयर मैसेंजर मूव फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर, पीपल वर दस प्लानिंग एंड टॉकिंग अबाउट द रिबेलियन। अब क्या है, सिपाही जो है और सिपाहियों के साथ जो मैसेंजर है, मैसेंजर क्या होते हैं,
दूत मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपना मैसेज पहुंचाते हैं। तो ये जो मैसेंजर और सिपाही हैं ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, क्यों? ताकि सभी को 1857 की क्रांति में ज्वाइन होने के लिए बोल सके। और जो पीपल हैं, जो आम लोग हैं, वो किस चीज़ का वेट कर रहे थे? वो उन्होंने क्या कर दिया, वो प्लानिंग भी कर रहे थे और उन्होंने इस बात की चर्चा होनी भी स्टार्ट कर दी थी। जैसे आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देती हूँ इस चीज़ का कि एक गांव है, ठीक है, एक गांव में क्या है, अगर कोई सरकारी नौकरी लग जाता है, कोई गवर्नमेंट सर्विस में चला जाता है, तो पूरे गांव में बातें होना स्टार्ट हो जाती है ना कि उनका लड़का जो है सरकारी नौकरी लग गया। वही बात है 1857 के रिवोल्ट की कि अब जो 1857 के रिवोल्ट के बारे में चर्चा होनी स्टार्ट हो गई थी लोगों के अंदर, लोगों के मध्य, ठीक है। बट वन इंसिडेंट प्रोवाइड क्लूज एज टू हाउ द म्यूटिनी केम टू बी सो ऑर्गेनाइज्ड। मतलब इसका ये मतलब है कि हमें 1857 की क्रांति में से एक ऐसा इंसिडेंट के बारे में पता चला है, हमें एक ऐसी बात पता चली है कि जो 1857 की क्रांति के जो सैनिक थे वो क्या थे, बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज थे। वो एक अच्छे ढंग से क्या कर रहे थे, रिवोल्ट कर रहे थे। अब हम इंसिडेंट पढ़ते हैं कि वो इंसिडेंट था क्या। कैप्टन of the Awadh military police had given to protection by his Indian subordinates during the mutiny। मतलब क्या है कि ये जो कैप्टन है, कैप्टन कौन है, ये ब्रिटिशर अधिकारी हैं। तो इनको किन्होंने प्रोटेक्शन दी, इन्होंने इंडियन से प्रोटेक्शन मांगी जो इनके क्या थे, फ्रेंड्स थे, ठीक है। दे हैव किल्ड ऑल देयर वाइट ऑफिसर, द मिलिट्री पुलिस शुड ऑल्सो किल हर्जरी और अरेस्टेड। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि कैप्टन है, कैप्टन का सपोर्ट कौन कर रहे थे, उसके बॉडीगार्ड, और जो बॉडीगार्ड थे वो क्या थे, इंडियंस। अब उन्हीं बॉडीगार्ड्स ने क्या कर दिया, इस कैप्टन को मार दिया, ठीक है। और क्या कर दिया, जो ये मिलिट्री पुलिस है उन्होंने भी क्या किया, सपोर्ट किया इस कैप्टन को मारने के लिए, ठीक है। फिर आती है बात, द मिलिट्री पुलिस refused to do either. It was decided that matter would be settled by पंचायत composed of। अब इसमें ये बताया जाएगा, आपको इतनी सी बात है, अगर आपको थोड़ी सी लाइन्स में कंफ्यूजन भी है तो आप सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि जो मिलिट्री है इन्होंने इस इंसिडेंट के थ्रू बताया है कि वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है और उनमें क्या है, कोऑर्डिनेशन है। क्योंकि क्या है कि अब जो ये बॉडीगार्ड है, बॉडीगार्ड क्या है, भले ही इंडियंस है, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, भले ही वो क्या है, बॉडीगार्ड थे ब्रिटिशर के, लेकिन जब इंडिया को जरूरत पड़ी तो उन्होंने क्या कर दिया, मार दिया। किसको मार दिया, ब्रिटिश अधिकारी को। क्योंकि ये जो रिवोल्ट है किनके खिलाफ चल रही थी, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है। 10th पॉइंट फिर भी रीड कर लेते हैं, अगर किसी को बड़ा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। It was decided that the matter would be settled by पंचायत composed of native officer. According to the Charles Ball, पंचायत were a nightly occurrence in the कानपुर सिपोही लाइन्स। अभी जो चर्चा चल रही है किसके बारे में चल रही है, वो उसी इंसिडेंट के बारे में चल रही है। इस इंसिडेंट में क्या किया गया था, बॉडीगार्ड्स के थ्रू अपने ही मालिक को क्या कर दिया गया था, मार दिया गया था, ठीक है। अब जो है ये डिसाइड किया गया कि ये जो मैटर है वो कौन सॉल्व करेगा, ये मैटर सॉल्व करेगी पंचायत। अब जो ऑफिसर वहाँ के थे उनके द्वारा क्या मान्यता थी, उनके द्वारा ये माना जाता था कि ये जो मैटर है ये सॉल्व पंचायत करेगी। बट जो यहाँ पर पंचायत होती थी वो कब की जाती थी, वो रात को होती थी पुलिस लाइन में, ठीक है। द सिपोही लिव्ड इन लाइन्स। अब जो सैनिक है वो कहाँ पर, पुलिस लाइन में रहेंगे। और उनकी एक टाइप की क्या थी, लाइफस्टाइल थी, वो एक टाइप से क्या करते थे, बिहेव करते थे, एक टाइप की लाइफ इंजॉय करते थे। मैनी ऑफ देम केम फ्रॉम द सेम कास्ट। और जितने भी सिपाही थे ना उनमें से लगभग जो सैनिक थे वो एक ही कास्ट से क्या करते थे, बिलोंग करते थे। और उनकी सोच भी क्या थी, एक ही टाइप की थी, क्योंकि वो क्या थे, साथ में ही रहते थे। सोच से फर्क पड़ता है, अगर हम किसी के साथ में रहते हैं तो क्या है, हमारी सोच तो उनकी जैसे हो ही जाती है ना। फिर एक एग्जाम्पल याद आ गया आपको इस चीज़ को समझाने के लिए, क्या कि अगर मान लीजिए एक टोकरी है, एक बकेट है, उसमें जो है 7 सेब पड़े हैं, 7 एप्पल्स पड़े हैं, और उनमें से एक एप्पल खराब है, तो वो जो एप्पल है वो क्या कर देगा, 7 एप्पल्स को क्या कर देगा, खराब कर देगा। इसी तरह कि अगर जो लोग साथ में रहते हैं उनका क्या पड़ जाता है, असर तो पड़ जाता है। वही बात इनकी हुई। It is not difficult to imagine that sitting together to decide their own future, the Sipahis were makers of their own rebellion। मतलब क्या है, ये इकट्ठे बैठ के इन्होंने डिसाइड किया कि जो ये हमारी रिवोल्ट है हम किस तरह से करेंगे, कैसे इस रिवोल्ट को हमें सक्सेसफुल बनाना है, कैसे हमें क्या करना है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ना है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, लीडर्स एंड द फॉलोवर्स। मतलब इस रिवोल्ट में कौन कौन लीडर थे और कौन कौन उन्हें फॉलो करने वाले लोग थे। टू फाइट विद ब्रिटिश
लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन वर रिक्वायर्ड। अब ब्रिटिशर से लड़ने के लिए लीडरशिप भी चाहिए, यानी कि उस रिवोल्ट को कोई हेड करने वाला एक पर्सन चाहिए, एक लीडर चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन भी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है? संगठन। ठीक है, संगठन का क्या मतलब होता है? मतलब एक कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो क्या करते हैं, समाज की भलाई के लिए लड़ते हैं, समाज की भलाई के लिए पॉलिसीज बनाते हैं। सेकेंड पॉइंट है द रिबेल्स टर्न टू दूज हु हैड बीन लीडर्स बिफोर द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। इन कानपुर द सिपोई एंड द पीपल ऑफ द टाउन गेव नाना साहेब द सक्सेसर टू पेशवा बाजीराव सेकंड टू जॉइन द रिवोल्ट एज देयर लीडर। अभी मैंने काफ़ी इकट्ठा पढ़ दिया तो आप कंफ्यूज भी हो गए होंगे। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं कानपुर की। कानपुर में क्या हुआ था? कानपुर में हुआ था जो सिपाही थे और जो उनके साथ के लोग थे, उन्होंने क्या किया? नाना साहेब। अब नाना साहेब कौन थे? नाना साहेब एक क्या थे? रूलर ही थे, एक राजा ही थे। कहाँ के? ये किस टाइप के रूलर थे? ये मराठी साम्राज्य के रूलर थे, मराठी किंगडम के रूलर थे। नाना साहेब हुए, पेशवा बाजीराव सेकंड हुए। जो पेशवा है ये मराठी टर्म है, राजा को पेशवा बोल देते हैं। तो इन्होंने भी क्या कर दी? रिवोल्ट को ज्वाइन कर दिया, अपना लीडर बना लिया झांसी में। झांसी के बारे में सबने सुना हुआ है, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, इनके बारे में तो हमने सुना ही हुआ है, 6 से पढ़ते आ रहे हैं। इन झांसी द रानी वॉज फोर्स टू एज्यूम द लीडरशिप ऑफ द रिवोल्ट। अब झांसी में जो रानी है, रानी लक्ष्मीबाई, उनको फोर्स किया गया किस लिए? ताकि वो इस रिवोल्ट को क्या करें? ज्वाइन करें। जो तांत्या तोपे हैं ये क्या थे? जनरल थे नाना साहिब के। इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ क्या किया था? लड़ाई लड़ी थी ताकि ये क्या कर सके? अपने ग्वालियर में वापस क्या कर सके? कब्जा पा सके। अब जो ये ग्वालियर है ये क्या थी? ये जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई रूल करती थी, जहाँ इनका साम्राज्य था। अब आप सोच रहे होंगे जब मैम आप रानी लक्ष्मीबाई को रानी बोल रहे हैं तो इनका कोई ऑलरेडी कोई फिक्स प्लेस भी होगा जो इनका जहाँ पे ये रूल करती होंगी। इनके साथ ब्रिटिशर ने बहुत ही ज़्यादा बुरा किया था, क्योंकि जो लॉर्ड डलहौजी है उन्होंने एक पॉलिसी लाए थे। वो कौन सी पॉलिसी थी बच्चों? वो पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था? गोद निषेध की नीति। मतलब कोई ऐसा राजा जिसके आगे बेटा नहीं होगा तो उसका जो पूरा किंगडम है वो किसके पास चला जाएगा? ब्रिटिशर के पास चला जाएगा। और इसीलिए जो रानी लक्ष्मीबाई है वो इस चीज़ की लड़ाई लड़ रही थी ब्रिटिशर से ऑलरेडी। इन अरा कहाँ पे है? एट टाइम बिहार में है। कुंवर सिंह जमींदार, इनके बारे में बताएंगे, अभी बताया नहीं है। इन अवध नयाब, यहाँ पे वो होता है कि NAWA भी नहीं है यहाँ पे कुछ और टर्म यूज होगी। मतलब ये क्या है? एक राजा की तरह है। ठीक है, राजा को बोलते थे। जो यहाँ पे अली शाह है, एंड इट अनेक्स्ड ड्यू टू द मेल एडमिनिस्ट्रेशन एंड देन हिज सन खदर लीडेड बाय हिम। क्या है इसका मतलब? मैं आपको सीधा मतलब बता देती हूँ, ये आप खुद रीड कर लीजिएगा। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि ब्रिटिशर ने 2 ऐसी पॉलिसीज लाए थे जो इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित हुई थी। अनेक्स्ट का मतलब होता है कब्जा कर लेना। अब क्या है? ब्रिटिशर की 2 ऐसी कौन सी पॉलिसीज थी? एक तो थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और एक थी मेल एडमिनिस्ट्रेशन। मेल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है? कुप्रबंधन की नीति। ब्रिटिशर ने इंडियन राजास पर क्या किया था? इल्ज़ाम लगाया था कि आपको राज्य संभालना नहीं आता, आपसे अच्छा रूल तो हम लोग कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ब्रिटिशर ने इस रूल को बनाया, इस पॉलिसी को बनाया। ब्रिटिशर ने क्या किया? इंडियंस पे इल्ज़ाम लगाया जो राजा थे कि आपको अच्छे से राज्य संभालना नहीं आता, आप अपना जो राज्य है हमें दे दीजिए। इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसको कब्जा करना ही कहते हैं। ज़बरदस्ती इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप लोग अच्छा रूल नहीं कर रहे, आप अपना राज्य हमें दे दीजिए। तो क्या है? इस पॉलिसी के कारण बहुत सी लड़ाइयाँ हुई। अवध में तो स्पेशली ब्रिटिशर ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया था इस एनेक्सेशन पॉलिसी के अंतर्गत। एनेक्सेशन पॉलिसी क्या होती है बच्चों? एनेक्सेशन पॉलिसी का मतलब होता है कि अगर कोई जो है हथियार लेता है किसी और का राज्य, उसे बोलते हैं अनेक्स्ड। यानी कि हम इसको ऐसे बोलेंगे कि ब्रिटिश अनेक्स्ड अवध। ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया था किस पे? अवध पर। किस पॉलिसी के तहत? मेल एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी के तहत। लास्ट पॉइंट आता है इस टॉपिक का हमारे पास, लोकल लीडर्स एमर्ज्ड अर्जिंग पीजेंट्स, जमींदार्स एंड ट्राइबल्स टू द रिवोल्ट। जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने रिक्वेस्ट की पीजेंट यानी कि फार्मर से, जमींदार से क्या करने के लिए? ताकि वो लोग भी क्या कर ले? रिवोल्ट में शामिल हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारे पास र्यूमर्स एंड प्रोशियस। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भविष्यवाणी। अब जो है र्यूमर्स मतलब अफवाहें, लोग अफवाहें फैलाने लग गए थे और खुद ही भविष्यवाणी कर रहे थे। यानी कि 1857 रिवोल्ट का खुद रिजल्ट बता रहे थे। वो क्या है? रिजल्ट जान लेते हैं। द सिपोहेस
यानी कि सिपाही told Bahadur Shah about bullets coated with the fat of cows, pigs, and that biting those bullets would corrupt their caste and religion। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि सिपाही बहादुर शाह को बता रहे थे कि ये जो बुलेट है, ठीक है, इस बुलेट ये किससे बनी हुई है? ये काव और पिग के फैट से बनी हुई है। अगर हम इसको बाइट करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। रूमर ऑर्गेनाइटेड फ्रॉम अ लोअर कास्ट। अब जो ये रूमर्स है, अफवाहें कहाँ से फैलना स्टार्ट हुई? ये लोअर कास्ट से फैलना स्टार्ट हुई। आस्क्ड अ ब्राह्मण सिपाही फॉर अ ड्रिंक ऑफ वाटर फ्रॉम हिज लोटा एंड ही डिनाइड इट। That Brahman told if you touch them, it will defile. Then Khalsi said you soon lose your caste। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर बी आर अम्बेडकर को आप सब जानते हैं, बी आर अम्बेडकर कौन थे? जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, संविधान लिखा। अब ये भी क्या थे? जो बी आर अम्बेडकर थे ये लोअर कास्ट से आए हुए थे, तो इनके साथ भी लोअर कास्ट और अपर कास्ट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस इन्होंने देखा था। लोअर कास्ट वाले क्या करते थे? बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गए थे अपर कास्ट की वजह से, क्योंकि अपर कास्ट जो थे लोअर कास्ट की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते थे। अपर कास्ट किसी भी लोअर कास्ट की छुई हुई चीज़ को हाथ भी नहीं लगाते थे। यही यहाँ पर बात हो गई कि जो ये खालसी है, इन्होंने ब्राह्मण को कहा, जो ब्राह्मण सिपाही है उनको बोला कि क्या तुम्हें अगर इस लोटे से अगर तुम पानी पी लो, ठीक है, तुम लोटे से। अब क्या हुआ? ब्राह्मण सिपाही को क्या लगी? प्यास लगी। उसने क्या किया? उसने खालसी ने कहा कि भाई अगर तुम्हें प्यास लग रही है तुम मेरे लोटे से पानी ले लो। तो इस खालसी, ये जो ब्राह्मण है, इसने कहा कि मैं तुम्हारे लोटे से पानी नहीं पीऊंगा। तो खालसी ने पूछा क्यों नहीं पियोगे? तो वो क्या कहता कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा अगर मैं तुम्हारे लोटे से पानी पी लूंगा। इसका मतलब क्या है? अपर कास्ट और लोअर कास्ट का ये क्या लोग कर रहे थे? डिफरेंस कर रहे थे। British has mixed the bone dust of cows and pigs into the flour that was sold in the market। क्या हुआ? इस चीज़ की भी अफवाह फैल गई थी कि ब्रिटिश ने क्या किया? आटे में, आटा मतलब फ्लोर, ठीक है, इसमें क्या कर दिया? जो बोन है, हड्डियाँ मिक्स कर दी। किसकी? काव और पिग की। जो कहाँ पर बेचा जा रहा है? मार्केट में बेचा जा रहा है और लोग उसे खरीद रहे हैं। तो देखो कितनी नॉनसेंस अफवाह इन्होंने फैला दी थी। द सिपाही एंड द कॉमन पीपल रेफ्यूज टू टच द आटा। अब जो सिपाही हैं और आम लोग हैं उन्होंने आटा को छूने से मना कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उनके पास अफवाह आ चुकी थी कि इस आटे में हड्डियां मिली हुई हैं। किन की हड्डियां मिली हुई हैं? काव और पिग की, ठीक है। देयर वॉज फियर एंड सस्पिशन दैट द ब्रिटिश वॉन्टेड टू कन्वर्ट इंडियंस टू क्रिश्चियनिटी। क्या मतलब है कि ब्रिटिश कौन थे? क्रिश्चियन रिलीजन से आते थे, ठीक है। तो इनके यहाँ भी ये भी इस चीज़ का भी डर बैठ गया कि ब्रिटिश क्या चाहते हैं कि इंडियंस अपना हिंदू जो रिलीजन है उसको कन्वर्ट करके किसमें कर ले? क्रिश्चियन धर्म में वो आ जाएं। तो इस तरह की जो है अफवाहें फैल चुकी थी। समवन डिड भविष्यवाणी, ठीक है, इसको तुम बोल सकते हो ऐसे, दैट ब्रिटिश रूल वुड कम टू एंड ऑन द कैंटनरी ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1857। अब कई तो भविष्यवाणी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहे थे कि उन्होंने क्या? ब्रिटिश भारत छोड़ के चले जाएंगे। कब चले जाएंगे? बैटल ऑफ प्लासी के बारे में बाद। बैटल ऑफ प्लासी एक क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, एक बैटल हुई थी। कब हुई थी? 23 जून 1857। तो खुद ही भविष्यवाणी लगा रहे हैं लोग कि अब बैटल होएगी, बैटल ऑफ प्लासी। उसमें क्या होगा? ब्रिटिश हार जाएंगे। ब्रिटिश क्या करेंगे? इंडिया को छोड़ के चले जाएंगे। तो कितनी नॉनसेंस भविष्यवाणी ये लोग कर रहे थे। चपातीस वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम विलेज टू बेस। अब क्या हुआ? चपातीस को बांटा गया क्या करने के लिए? विलेज टू विलेज, गांव से गांव चपातीस को बांटा गया। अब ये जो लोग थे ना इंडियंस, ये भी बहुत होशियार थे। पता है क्यों बांट रहे थे चपातीस को? क्योंकि ये ब्रिटिश को क्या कर सके? गुमराह कर सके। ब्रिटिश को इस बात पर यकीन ना हो कि लोग क्या कर रहे हैं? बैटल की तैयारी कर रहे हैं। क्या हुआ था? ये जो चपाती है, रोटी को क्या बना लिया गया था? सिंबल बना लिया गया था। किस चीज़ का सिंबल बना लिया गया था बच्चों? इस चीज़ का सिंबल बना लिया गया था कि अगर हम आपको रोटी भेज रहे हैं ना एक गांव से एक गांव, तो उसमें क्या होगा? मतलब आपको हम संदेश दे रहे हैं कि चलो दिल्ली चलो, हमें क्या करनी है? ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई करनी है, 1857 में शामिल होना है। तो आपको इतने पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है वाई डिड पीपल बिलीव इन द रूमर्स। क्योंकि इन अफवाहों पर आम लोगों ने भरोसा ही क्यों किया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि पीपल यानी कि लोगों ने क्यों बिलीव कर लिया इन र्यूमर्स पर। इसके रीज़न हम पढ़ लेते हैं कि जो र्यूमर्स फैल रही थी 1857 के बारे में, तो लोगों ने इसलिए समझ लिया क्योंकि ब्रिटिशर ने इस टाइप की जो हरकत है वो 1820 में भी की थी।
तो लोगों ने क्या करा, इन र्यूमर्स पर, इन अफवाहों पर विश्वास करना शुरू कर दिया। ब्रिटिशर ने क्या किया था, एक पॉलिसी अपना ली थी, रिफॉर्मिंग की पॉलिसी। रिफॉर्मिंग का मतलब चेंज करना। ब्रिटिशर क्या चाहते थे कि इंडिया को किस में चेंज कर दे, वेस्टर्न कल्चर में चेंज कर दे, यहाँ पर जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसको ले आए, नए नए इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को इस्टेब्लिश कर दे ताकि यहाँ के जो लोग हैं वेस्टर्न कल्चर्स के बारे में सीख पाएँ। ठीक है, जो ब्रिटिशर है उन्होंने क्या किया, नए नए लॉज बनाए किस टाइप के सिस्टम को खत्म करने के लिए, सती प्रथा को। सती प्रथा क्या थी स्टूडेंट्स, तो सती प्रथा ये प्रथा थी कि जब जैसे देखो अगर किसी हस्बैंड, जैसे एक कपल मान लेते हैं हम, हस्बैंड एंड वाइफ, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो जब हस्बैंड की जब चिता जल रही होगी, मतलब उसे अग्नि दी जा रही होगी, तो जो लड़की है जो उसकी वाइफ है वो भी उसके साथ ही क्या हो जाएगी, चिता में शहीद हो जाएगी। तो इतना जो है अजीब सिस्टम जो है कस्टम अपनाया जाता था। इस टाइप की प्रथा को ब्रिटिशर ने खत्म करने के लिए लॉज भी बनाए थे। 1829 में हुआ था ये सिस्टम। एंड टू परमिट द रीमैरिज ऑफ हिंदू विडोज। अब जो स्त्रियां, जो महिलाएं हैं वो क्या हो जाती हैं, वक्त से पहले क्या हो जाती हैं, विधवा हो जाती हैं, तो उनकी रीमैरिज के लिए भी इन्होंने कानून बनाने स्टार्ट किए थे कि उनको भी वापस शादी करने का हक है। ब्रिटिशर ने सिर्फ अवध पे ही कब्जा नहीं किया था, और भी ऐसी रियासतें थी जिन पर उन्होंने कब्जा किया। किस टाइप की, झांसी हुई, सतारा हुई। वंस दिस टेरिटरी, जब ब्रिटिशर इन टेरिटरीज पर, इस ऐसे मान लो रियासतों पर कब्जा कर लेते थे, तो ब्रिटिश क्या लाते थे, नई पॉलिसीज लाते थे ताकि उस टेरिटरी को अपने कब्जे में रख सकें, उस टेरिटरी को कैसे चला सकें, ये सब कौन सोचता था, ब्रिटिशर नई पॉलिसी के तहत सोचते थे। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत आसान था, आपको समझ भी आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है अवध इन रिवोल्ट। जो रिवोल्ट में अवध शामिल हो गया, इस बारे में हम जो है इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा डिस्कशन। अब देखिए इसमें क्या है, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी कौन थे बच्चों, लॉर्ड डलहौजी थे गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल की ये जो पोस्ट है इसको चेंज करके बाद में क्या कर दिया गया था, वाइस रॉय कर दिया गया था, बट अभी जो है गवर्नर जनरल की पोस्ट थी। ये किस टाइम की घटना बता रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं 1851 की घटना, इंसिडेंट। जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने अवध के किंगडम को, अवध के साम्राज्य को कैसे बताया था कि ये जो अवध है ये क्या है, एक दिन के लिए जैसे हमारे मुंह में चेरी को डाल दिया गया हो, उसको क्या किया, गवर्नर जनरल ने अवध के बारे में ये बात बोली कि अवध क्या है, अवध एक ऐसा किंगडम है, मान लो जैसे एक चेरी को हमारे मुंह में एक दिन के लिए डाल दिया गया हो। ठीक है, अब 1856 में क्या हुआ, जो किंगडम्स हैं वो क्या कर लिए गए, अनेक्स कर लिए गए, मतलब कब्जे का काम तो ये लोग कर ही रहे थे, जैसे अवध को इन्होंने कब्जे में ले लिया था। जो सब्सिडरी अलायंस है, सब्सिडरी अलायंस क्या थी स्टूडेंट्स, सब्सिडरी अलायंस जो है हम पढ़ लेंगे कि क्या है, पढ़ ही लेते हैं पहले, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं। हिंदी में भी मैंने इस चीज को बताया ताकि आपको समझ आ जाए। सब्सिडरी अलायंस वॉज ए सिस्टम डिवाइस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली। ये जो सिस्टम है ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था, 1798 में। ऑल दोज हु एंटर्ड इनटू सच एन अलायंस, जो भी इस संधि में शामिल होता था तो ब्रिटिश क्या करते थे, ब्रिटिश उनको कुछ कंडीशंस बताते थे। वो कंडीशन क्या थी, द ब्रिटिश वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग देयर एली फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट्स टू देयर पावर। मतलब क्या है कि मान लो किसी साम्राज्य ने इस पॉलिसी में एंटर हो गए हैं वो ब्रिटिशर के साथ, तो ब्रिटिशर उनको पहली फीचर क्या बताते थे इस अलायंस की, वो ये बताते थे कि ब्रिटिश आपको किसी भी टाइप का खतरा नहीं होने देंगे, चाहे कोई बाहर से आपकी कंट्री, कोई बाहर से आपकी टेरिटरी पे हमला कर दे, चाहे कोई अंदर ही आपकी टेरिटरी के खिलाफ कुछ सोच रहा हो मन में, तो किसी भी टाइप के खतरे को हम आपकी टेरिटरी में घुसने नहीं देंगे। इन द टेरिटरी ऑफ द एली अ ब्रिटिश आर्म्ड कॉन्टीजेंट वुड बी स्टेशन। क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो भी, मतलब क्या है कि स्पेशली ब्रिटिश एक टुकड़ी, क्या है टुकड़ी का क्या मतलब होता है, सैनिक टुकड़ी का मतलब होता है ब्रिटिश आर्मी या फिर कोई भी आर्मी। ये मानते थे कि अगर कोई भी एक स्टेट है, कोई भी टेरिटरी है, वो ब्रिटिशर के साथ इस अलायंस में शामिल हो जाएगी तो ब्रिटिश किसी भी टाइप का उन पे खतरा नहीं आने देंगे। अगर कोई खतरा आता भी है तो एक टुकड़ी, एक सेना की, एक आर्मी को क्या कर देंगे, तैनात किया जाएगा जो इस खतरे से उन्हें बाहर निकाल सके। और क्या किया जा सकता था, और ये किया जाता था कि किसी भी टाइप का अगर रिसोर्स चाहिए होगा, ठीक है, कोई भी अगर
रिसोर्स इस रिवोल्ट को जीतने में अगर कोई मान लो किसी ने किसी टेरिटरी पर अटैक कर दिया तो उस टेरिटरी को बचाने के लिए अगर किसी भी सामान की ज़रूरत होगी वो कौन देगा, वो हमें उस टेरिटरी का राजा देगा या उस टेरिटरी को चलाने वाले देंगे। लास्ट पॉइंट आता है जो एली है कुड एंटर इनटू एग्रीमेंट्स विद अदर रूलर्स और इंगेज इन वारफेयर ओनली विद द परमिशन ऑफ ब्रिटिश। अगर खुद जो टेरिटरी है अगर वो क्या करती है किसी और एग्रीमेंट में किसी और टाइप की अलायंस में शामिल होती है तो उसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, ब्रिटिशर्स की। तो सब्सिडरी अलायंस आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, अगर फिर भी समझ ना आए तो एक बार आप पढ़ के देखिए, पक्का समझ आ जाएगा। ठीक है, अब क्या था जो अब सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी है इसको किसने अपना लिया था, अवध ने अपना लिया था। ठीक है, तो कंडीशन जो है रखी गई किसके सामने, नवाब के सामने। ठीक है, तो नवाब ने अपने मिलिट्री फोर्स को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, भंग कर दिया। ब्रिटिशर ने क्या कर दिया, अपने ट्रूप्स जो है अपनी आर्मी को तैनात कर दिया किंगडम पर। ठीक है, तो अब क्या था, नवाब के पास इतनी फ्रीडम थी कि वो क्या कर सकता है, अपने जो ब्रिटिशर को क्या बता सकता है, ब्रिटिशर को लॉ एंड ऑर्डर अगर उसको अपनी टेरिटरी में किसी कानून में चेंज करना है तो वो ब्रिटिशर के साथ मिलकर अपने साम्राज्य में उस कानून को लगा भी सकता है और चेंज भी कर सकता है। अब जो है कि किसी भी टाइप की जो तालुकदार वगैरह चीफ वगैरह है क्या कर सकते हैं, कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकते बिना ब्रिटिशर की परमिशन से। अवध में किसी भी टाइप का कंट्रोल नहीं हो सकता किसी और आर्मी का या फिर किसी और तालुकदार का। जो सोयल थी अवध में वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, किसके लिए, नील की खेती के लिए, इंडिगो की प्लांटेशन के लिए और कॉटन की क्रॉप के लिए। बाय द अर्ली 1850 में क्या हुआ था, जितने भी मेजर एरियाज थे इंडिया के वो किसके कब्जे में आ गए थे, ब्रिटिशर के कब्जे में आ चुके थे। तो आपको इतना समझ आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, द लाइफ वॉज बोर्न आउट ऑफ द बॉडी। जो जिंदगी है वो चली जा चुकी थी, किसमें से, हमारे शरीर में से। अब देखिए इसमें क्या है कि अब हमें पता चल गया कि क्या कर लिया, लॉर्ड डलहौजी ने अपनी पॉलिसी के थ्रू एनेक्स कर लिया था अवध को कब्जे में ले लिया। अब जो बाकी सारी रियासतें हैं, बाकी सारी प्रोविंसेस हैं, उनको क्या लगा, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आया और बुरा भी लगा और एक टाइप का असंतोष हो गया सभी बाकी प्रोविंसेस में, रियासतों में, कि ब्रिटिश क्या कर रहे हैं, ये तो ब्रिटिश हमारे टेरिटरी को कब्जे में ले रहे हैं, हमें कोई बेनिफिट नहीं कर रहे। ठीक है, जो नवाब वाजिद अली खां है इनको क्या कर दिया गया, इनको इनकी राजगद्दी से हटा दिया गया और कैलकत्ता को कब्जे में ले लिया गया था ब्रिटिशर्स के थ्रू। किस पॉलिसी के थ्रू इन्होंने कब्जे में लिया, मेल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। ये ही वॉज वाइडली लव्ड बाय पीपल। अब जो ये कौन आए थे, नवाब वाजिद अली शाह है, इनको लोगों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया जाता था। कहाँ के लोगों के द्वारा, लखनऊ से लेकर कानपुर तक के लोगों के द्वारा। अब क्या हुआ था कि लोग दुख में थे, क्यों, क्योंकि उनके जो नवाब है, इतने अच्छे नवाब को निकाल दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो उन्होंने अपनी फीलिंग्स को लिखना भी शुरू किया। ठीक है, तो एक पर्सन ने लिखा कि द लाइफ वॉज गोन आउट ऑफ द बॉडी। जो हमारी जो लाइफ है, जिंदगी, वो शरीर से बाहर चली गई है और जो हमारी बॉडी है, जो हमारा शरीर है, वो बेजान हो गया है, जिसमें कोई जान ही नहीं बची है। रिमूवल हो गया था नवाब का, कहाँ से, कैलकत्ता से। कैलकत्ता क्या है, कोलकाता का पुराना नाम है। ठीक है, तो ये जो कैलकत्ता है किसने कब्जा कर लिया था, ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया। अब नवाब को बाहर निकाल दिया गया कैलकत्ता से, तो नवाब के द्वारा बनाया गया कोई भी लॉ, कल्चर, इस सबको भी क्या कर दिया गया था, निकाल दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। अब जो वहाँ के म्यूजिशियन थे, डांसर थे, पोइट थे, कवि थे, आर्टिजन्स क्या होता है बच्चों, इस वर्ड को आप बार बार सुनोगे हिस्ट्री में। आर्टिजन्स का मतलब होता है आर्टिस्ट, जो किसी भी टाइप का क्या करते हैं, आर्ट वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये जो आर्टिजन्स है, कुक्स है, रिटेनर्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स है, जब नवाब इनका राजा ही चला गया, जिन्होंने इनको इतनी सारी पोस्ट दे रखी थी, तो ये सारी पोस्ट, इनका सारा काम भी क्या हो गया था, उसके साथ ही चला गया। तो इन्होंने क्या कर दिया, अपना जीवन गुजारने के लिए जो इनका ये काम करते थे, इनको क्या करना पड़ा, इस काम से अपना हाथ धोना पड़ा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है बच्चों, फिरंगी राज एंड द एंड ऑफ अ वर्ड। मतलब अब ब्रिटिशर का इसमें बताएंगे कि ब्रिटिशर ने किस टाइप से राज किया हमारे इंडिया पर और किस टाइप से हमारा जो वर्ल्ड है, हमारा संसार खत्म कर दिया ब्रिटिशर ने राज करके, अपनी अलग अलग पॉलिसी को यहाँ पर लाकर। ठीक है स्टूडेंट्स।